नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के 30 डेज एमसीक्यू बैच में। और 30 डेज एमसीक्यू बैच में हम लोग आज बात करेंगे भारत के उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश। देखिए, भारत के उद्योग और औद्योगिक प्रदेश से निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो प्रश्न आएगा उद्योगों से या फिर आएगा उद्योगों का किस औद्योगिक प्रदेश से संबंध है। और जब हम भारत के उद्योगों की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, जलयान उद्योग है, रेल उपकरण उद्योग है, वायुयान उद्योग है, कागज। यानी कि भारत में जो उद्योग है वह खनिज आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है और साथ ही साथ पशु आधारित उद्योग भी है। तो उन उद्योगों को लेके एक तो प्रश्न बनते हैं। दूसरा आता है निवेश के आधार पर, जिसे हम सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योगों के रूप में जानते, तो उनको लेके भी प्रश्न हमें पूछा था। तो इसमें यह जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों को लेके प्रश्न कहां से आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है। ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी, कोल इंडिया लिमिटेड, डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनी किसे कहते हैं या महारत्न कंपनी क्या होती है। महारत्न कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी जिसका 3 वर्षों तक औसत वार्षिक लाभ कितना होगा, 2500 करोड़ रुपए। 3 वर्षों तक औसत वार्षिक लाभ 2500 करोड़, वह कंपनी क्या होगी, भारत। साथ ही विगत 3 वर्षों में वार्षिक परिसंपत्ति, वार्षिक परिसंपत्ति कितनी होगी, 15,000 करोड़ रुपए। तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है, महारत्न कंपनी कहा जाता है। पहला पॉइंट। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितनी कंपनियां महारत्न है। तो वर्ष 2023 तक की बात करें तो 13 कंपनी जो है जिन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और जो कंपनी महारत्न नहीं है वह नवरत्न, मिनी रत्न या मिनी रत्न 2 में शामिल हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है। तो भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो देखिए,
भारत की महारत्न कंपनियों में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOC। इसके बाद है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC। उसके अलावा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उसके अलावा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम भेल के नाम से जानते हैं, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद भारत पेट्रोलियम। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, HPCL। और इसके अलावा कौन सी है? इसके अलावा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके अलावा है ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसके अलावा है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब इस तरह से ये जो कंपनियां हैं, यहां 13 कंपनियां जो है भारत में महारत्न है। अब यदि हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसे वर्ष 2010 में, कब? 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। इसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम बेल, BEL के नाम से, यहां जो है नवरत्न कंपनी है। कैसी है? नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। इसके बाद आता है कोल इंडिया। कोल इंडिया को जो है वर्ष 2011 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, और ऑयल इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2023 में जो है महारत्न कंपनी का दर्जा। इस तरह से हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं। और यदि आपने महारत्न कंपनियों को अच्छे से समझ लिया है, तो जो महारत्न में शामिल नहीं होगी वह नवरत्न या फिर मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 में होगी। तो आपको केवल एक तो यह पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनी कितनी है, और यदि पूछा जाए नवरत्न कंपनी, तो नवरत्न में कितनी है? 14 कंपनियां हैं। मिनी रत्न फर्स्ट में 57 कंपनियां हैं, और मिनी रत्न 2 में 11 कंपनियां। लेकिन मिनी रत्न को एग्जाम में नहीं पूछा था। हमें जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वह महारत्न कंपनी से आते हैं, और जो महारत्न में नहीं होगी उन्हें जो है नवरत्न के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि भारत में 13 कंपनियां जो है वह महारत्न कंपनियां। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। ए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन देहरादून। बी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन नई दिल्ली। सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई। डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा। यानी कि यह कंपनी के नाम है और यह इनका मुख्यालय। अब आपको यह बताना है कि कौन सा असुमिलित है। अब ध्यान रखना, जितनी जो कंपनियां हैं, यानी कि भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं, उसमें से अधिकांश का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। अब जिसका दिल्ली में नहीं है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो है
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है? देहरादून में है, नई दिल्ली में। उसके बाद दूसरा आता है वह है कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो है वह कहां पर है? कोलकाता में। इसके बाद जो तीसरे है वह है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका कहां पर है? मुंबई में। इसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसका भी कहां पर है? मुंबई। इसके अलावा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका है गुरुग्राम में। और इसके बाद है OIL, इसका कहां पर है? नोएडा। इसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वह NTPC है, चाहे वह IOC है, या फिर भेल है, या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, जितनी भी कंपनियां हैं महारत्न, उन सब का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। अब समझना यहां से निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का कहां पर है? देहरादून में, यहां सही है। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसे हम BPCL के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, क्योंकि इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन SPCL का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। और ऑयल इंडिया लिमिटेड का कहां पर है? नोएडा में। तो इस प्रकार से महारत्न कंपनियां और उनकी मुख्यालय कहां कहां है, उनको लेके प्रश्न विशेष रूप से पूछा। अब यहां समझना है कि कोल इंडिया का कोलकाता में क्यों है? क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी कोयले की खान है वह है रानीगंज, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा भारत में जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वह कौन सा है? बॉम्बे हाई, कहां पर है? महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में। और इसीलिए जो है पेट्रोलियम को लेके, चाहे वह भारत पेट्रोलियम हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इन दोनों के मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में। तो इस प्रकार से हमें कॉन्सेप्ट के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि किसका मुख्यालय कहां पर है। तो हम बता सकते हैं कि कोल इंडिया का कोलकाता में क्यों है, BPCL और SPCL का मुंबई में क्यों है, और अधिकांश का नई दिल्ली में क्यों है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से वायुयान उद्योग का प्रमुख केंद्र है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वायुयान उद्योग वायुयान जो उद्योग है यह कैसा है? यह एक मशीनरी उद्योग है। कैसा है? मशीनरी उद्योग है। और भारत में सबसे पहले वायुयान बनाने के कारखाने की स्थापना 1940 में कहां की गई थी? बंगलुरु में की गई थी, जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से की गई थी। लेकिन बाद में जब
इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी भारत सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया, तो इसी का ही नाम क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए वायुयान के लिए जो भारत का प्रमुख शहर है वह कौन सा है? बेंगलुरु है। इसका सही उत्तर क्या है? सी है। तो ये ध्यान रखना, वायुयान को लेके जब भी प्रश्न आता है वह कौन सा है? बेंगलुरु। मुंबई की बात करें तो मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जानते हैं। किसको? मुंबई को जाना। क्लियर? कोलकाता जो है यहां प्रमुख रूप से किसके लिए जाना जाता है? जूट उत्पाद के लिए जाना जाता है। कौन सा? कोलकाता। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भारत में प्रथम जलयान उद्योग की स्थापना की गई। ए विशाखापट्टनम में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, डी कोचीन में। अब यहां पे समझना कि भारत में सबसे पहला जो जलयान कारखाना लगाया गया था वह लगाया गया था 1941 में। और कहां लगाया गया था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। तो भारत में प्रथम जलयान उद्योग की स्थापना कहां की गई? इसका सही उत्तर है ए विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अब जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया, इसका 1952 में भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया और इसका क्या नाम कर दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां पर है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। क्लियर? इसके बाद जो है, वैसे तो देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो है गार्डनेरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कोलकाता में की गई थी 1934 में। लेकिन जलयान बनाने का जो पहला कारखाना लगाया गया था वह विशाखापट्टनम में लगाया गया। क्लियर? इसके बाद बात करें मुंबई की। मुंबई में मझगांव शिपयार्ड है, जहां पर जितने भी युद्धपोत है, चाहे वह INS विक्रांत है, इनका निर्माण कहां किया जाता है? मुंबई में। और उसके बाद भारत का सबसे आधुनिक एवं सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है वह है कोचीन शिपयार्ड, जिसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है? जापान के। तो इस प्रकार से जो हमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जलयान उद्योग को लेके,
पहला कारखाना कहाँ लगाया गया और सबसे बड़ा सबसे आधुनिक कारखाना कौन सा है, और भारत जो कि वर्तमान में स्वदेशी युद्धपोत बनाने में समर्थ है, तो स्वदेशी युद्धपोत का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। क्लियर। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ए विद्युत इंजन चित्तरंजन, बी रेल कोच कपूरथला, सी रेल पहिया बंगलुरु, डी डीजल इंजन पेराम्बूर। अब देखिए, जब हम भारत के उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं भारत में रेल उपकरण संयंत्र, रेल उपकरण संयंत्र। अब जब हम रेल उपकरण संयंत्र की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले हम बात करें तो डीजल इंजन। डीजल इंजन जो है यहां कहां बनते हैं, वाराणसी में बनते हैं। उसके बाद है विद्युत इंजन, विद्युत इंजन जो है यहां कहां बनते हैं, चित्तरंजन लोकोमोटिव। उसके बाद है रेल कोच, यह बनते हैं कपूरथला में। रेल के पहिए यहां बनते हैं बंगलुरु में, और सवारी गाड़ी के जो डिब्बे हैं यहां बनते हैं पेराम्बूर में। तो अब निम्नलिखित में से असुमेलित है। सबसे पहला है विद्युत इंजन चित्तरंजन, सही है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, सही है। रेल के पहिए बंगलुरु कर्नाटका में, सही है। लेकिन डी जो है डीजल इंजन यह वाराणसी में बनते हैं, जबकि पेराम्बूर में सवारी गाड़ी के डिब्बे बनते हैं, इसीलिए यह क्या है, असुमेलित है। और हमें जब परीक्षा में प्रश्न विशेष रूप से रेल उपकरण संयंत्र को लेकर पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार से कौन सा रेल उपकरण का कारखाना कहां पर है या फिर किस राज्य में, तो चित्तरंजन जो है यह पश्चिम बंगाल में है, कपूरथला पंजाब में है, बंगलुरु कर्नाटका में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और पेराम्बूर यह तमिलनाडु में स्थित है। और इस प्रकार से हमें भारत के उद्योगों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से चीनी निर्यात में भारत का स्थान है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। अब समझना, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग यह एक कृषि आधारित उद्योग है। और कृषि आधारित उद्योग क्यों है, क्योंकि इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, गन्ना का उपयोग किया जाता है, इसीलिए चीनी एक कृषि आधारित उद्योग। अब यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में जो है सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहां होता है, महाराष्ट्र में। कहां होता है, महाराष्ट्र। उसके बाद
उत्तर प्रदेश और उसके बाद कहां होता है? इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन। अब हमें प्रश्न पूछा गया है चीनी निर्यात में भारत का स्थान। अब देखिए यहां से जो पॉइंट याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि चीनी उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। चीनी उपभोक्ता में भारत का पहला स्थान है और चीनी निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वह डी। अब समझना, विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहां होता है? ब्राजील में। और ब्राजील के बाद कहां होता है? भारत में। और इसीलिए चीनी के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। लेकिन चीनी का उपभोग, चीनी उपभोक्ता की दृष्टि से या चीनी का सबसे ज्यादा उपभोक्ता कौन सा देश है? भारत है। चीनी उपभोक्ता की दृष्टि से भारत का जो है पहला स्थान। और भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि ऑल इंडियंस आर डॉक्टर और ऑल टाइम इज टी टाइम। तो हमारे यहां पर चाय का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। और चाय बनाने में सबसे ज्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं? चीनी। नहीं, यहां पर चाय के साथ साथ सबसे ज्यादा जो है शुगर का यूज, यानी कि चीनी का यूज जो कि मिठाई के रूप में भारत में किया जाता है। प्रत्येक त्योहार पर, प्रत्येक मांगलिक अवसर पर, प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में हम चीनी का उपयोग करते हैं। चाहे वह घरेलू कार्यों के अंतर्गत हो, चाहे वह चाय के रूप में हो, चाहे वह मांगलिक कार्यों के रूप में हो। तो इसीलिए भारत में चीनी का सबसे ज्यादा क्या होता है? उपभोग होता है। और यही कारण है कि भारत चीनी उपभोक्ता में पहले और चीनी के निर्यात में हम चौथे नंबर पर है। कि उत्पादन में दूसरे हैं लेकिन निर्यात हम चौथे नंबर पर है। विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का निर्यात कौन करता है? ब्राजील। तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी ब्राजील में होता है और सबसे ज्यादा निर्यात भी कौन करता है? ब्राजील करता है। तो इस प्रकार से हमें जो है उद्योगों को लेके प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न आता है कि भारत में पहले चीनी बनाने के कारखाने की स्थापना कहां की गई? तो ध्यान रखना, प्रथम चीनी कारखाना, भारत में पहले चीनी बनाने के कारखाने की स्थापना 1840 में कहां की गई? बेतिया, बिहार में की गई। क्लियर हो गया? चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए राजमुंद्री, बी रांची, सी बहरामपुर, डी लखनऊ। अब यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो रेशम जो है, रेशम उद्योग, यहां वन आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? वन आधारित। और क्यों है? क्योंकि रेशम के जो कीड़े हैं वह शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, भारत में जो सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन कहां होता है? भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहां होता है?
कर्नाटक में होता है। क्लियर। लेकिन प्रश्न पूछा गया है केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो यह ध्यान रखना यह स्थित है सी बहरामपुर कोलकाता में स्थित है, जबकि रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, कर्नाटक में होता है। और भारत में रेशम की 4 किस्में हैं। रेशम की किस्में कौन कौन सी हैं? मलबरी, टसर, मूंगा और इरी। यह 4 जो है रेशम की किस्म जो कि कहां है, भारत में। और जिसमें मलबरी जो कि सबसे अच्छा रेशम है वह 100% भारत में होता है। लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रेशम उत्पादन हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे कहा गया तो आपसे पूछा जा सकता है टसर कार्यक्रम का संबंध किससे है, रेशम उत्पादन से। और यह कार्यक्रम राजस्थान के 3 जिलों में कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन 3 जिलों में चलाया गया। और यहां पर अर्जुन के वृक्ष लगाए गए। कौन से वृक्ष? अर्जुन। क्योंकि बाहर राजस्थान में शहतूत नहीं होता है और रेशम के कीड़े शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। लेकिन राजस्थान में रेशम के कीड़े, कौन सा रेशम का कीड़ा? जो टसर किस्म का रेशम का कीड़ा है उसे अर्जुन के वृक्ष पर पाला जाता है। और इसीलिए राजस्थान में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टसर कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर हो गया? अब यदि हम बात करें राजमुंदरी, तो राजमुंदरी जो है यह किसके लिए जाना जाता है? तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। यदि हम रांची की बात करें तो यहां पर केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो इस प्रकार से हमें जो भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है उनको भी उद्योगों के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध है ए खाद्यान्न, बी कपास, सी जूट, डी तिलहन। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, गोल्डन, यह किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है जूट या पटसन को कहा जाता है। और जूट और पटसन के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुनहरा रेशा क्रांति, कौन सी? सुनहरा रेशा क्रांति हुई थी। किससे संबंधित थी? जूट या पटसन से।
तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, कि सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? जूट से। अब समझना यहां से कि भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन हुआ, और इसीलिए भारत का पहला प्रथम भारत का जो सबसे पहला जूट कारखाना है उसकी स्थापना कहां की गई? 1855 में रिशरा कोलकाता में की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो है जूट कारखाना कहां लगाएगा? पश्चिम बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। क्लियर हो गया? अब यदि हम बात करें खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति हुई? हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। कपास को बढ़ावा देने के लिए सफेद रेशा क्रांति हुई। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति। इसके अलावा लाल क्रांति है, बादामी क्रांति है, इंद्रधनुषी क्रांति है, रजत क्रांति है। तो कई प्रकार की जो है क्रांतियां हुई, रिवोल्यूशन हुआ है, जिन्होंने कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से संबंधित, तो इनका हम सभी अध्ययन जब हम भारत की कृषि और फसलें पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत करते हैं, लेकिन उद्योगों के साथ भी यहां पूछी जा सकती है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी कानपुर, डी कोयंबटूर। अब समझना, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की सूती वस्त्र राजधानी। भारत की सूती वस्त्र राजधानी। अब देखिए, भारत की सूती वस्त्र राजधानी किसे कहा जाता है? यहां कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर 1854 ईस्वी में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने, यानी कि भारत के पहले सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई थी। इसीलिए मुंबई को भारत की सूती वस्त्र राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए। अब देखिए, भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बनाने के जो कारखाने वहां कहां हैं? अहमदाबाद में। इसीलिए अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर,
उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वह कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर हम भीलवाड़ा को कहते हैं, जबकि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में भी पता होना चाहिए और भारत के संदर्भ में भी पता होना चाहिए। क्लियर? चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कानपुर। अब यहां पे समझना, सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग, यहां एक कृषि आधारित उद्योग। कैसा उद्योग है? कृषि आधारित। क्यों? क्योंकि इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना, 14 से 18% जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ा हुआ, यानी कि भारत की अधिकांश जनसंख्या वह सूती वस्त्र उद्योग पर निर्भर है। क्लियर? और देश की जीडीपी में लगभग इसका 4% और विदेशों से आय में लगभग 13.5% का योगदान है। अब यहां पर समझना, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि यह जो सूती वस्त्र कारखाने, तो भारत के प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की सूती वस्त्र बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना 1818 में कहां की गई? फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता में। फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में की गई, जो कि क्या रहा? असफल रहा। जबकि भारत के प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1854 में मुंबई में की। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां हुई? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है ए कोलकाता में। क्योंकि पहला जो कारखाना लगाया गया था वह कहां लगाया गया था? फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, लेकिन वह असफल रहा। यदि यह प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम सफल कारखाने की स्थापना कहां की गई, तो उत्तर हमारा कौन सा होता? मुंबई होता। क्लियर क्या? और भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बनाने के कारखाने कहां पर हैं? अहमदाबाद में। इसीलिए हम अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहां बनाया जाता है? कानपुर में, जिसे हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमें सूती वस्त्र उद्योग को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कागज उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। अब समझना यहां से कि सबसे पहले बात करते हैं कागज उद्योग की। कागज उद्योग यहां
कैसा उद्योग है? वन आधारित उद्योग है, यानी कि वनों से लकड़ी को काटकर कागज का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले भारत में प्रथम कागज बनाने के प्रथम कारखाने की जो स्थापना है वह 1832 में 1832 ईस्वी में कहां पर की गई थी? श्रीरामपुर, कोलकाता में की गई थी। श्रीरामपुर, कोलकाता में सबसे पहले कागज बनाने के कारखाने की स्थापना की। लेकिन वर्तमान में कागज उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का कागज उत्पादन में सर्वाधिक योगदान। यहां ध्यान रखना कि कागज उत्पादन में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा वन विस्तार या सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल कहां है? मध्य प्रदेश में। जबकि सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन कहां हो रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन होता है। जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले कागज बनाने के कारखाने की स्थापना की। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मध्य प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है नेपानगर। नेपानगर, मध्य प्रदेश। यहां जो नेपानगर मध्य प्रदेश है, यहां अखबारी कागज, यहां सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अखबारी कागज के लिए कौन सा स्थान है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश, यहां अखबारी कागज के लिए जाना जाता। तो इस तरह से हमें भारत के जो उद्योग हैं उन उद्योगों के आधार पे जितने सारे प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने बात की। अब इसके अलावा जो भारत के प्रमुख उद्योग है जिसमें लोहा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है और भी कई मशीनरी उद्योग है, और उसके अलावा भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं तो उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज हम भारत के उद्योगों के बारे में बात की और आगे हम भारत के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें। सीईटी समान पात्रता परीक्षा में जो भारत के भूगोल के जो टॉपिक है उनके हम एमसीक्यू इसी तरह से जारी रखेंगे जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, यानी कि भारत के भूगोल के जितने टॉपिक उनके एमसीक्यू नहीं होते उसके बाद तब तक हम इसको जारी रखेंगे। और उसके बाद हम राजस्थान भूगोल पर भी विस्तार से बात करेंगे, राजस्थान की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से आप अपना साथ बनाए रखें, इसी तरह से आप हम पर विश्वास बनाए रहें और साथ ही साथ अपनी तैयारी को निरंतर अच्छे से अच्छे जो है करते जाइए, क्योंकि जो आपने सपना देखा है एक सरकारी सेवा में जाने का, तो उस सरकारी सेवा तक पहुंचने में सीईटी समान पात्रता परीक्षा आप लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्तर का कार्य करेगी और यही तैयारी आपको आगे सेलेक्ट भी करवाएगी। क्योंकि जब तक सीईटी क्लियर नहीं होगी तब तक जो है आगे की जो सीईटी परीक्षा आधारित जो पेपर्स होने वाले हैं वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो इसीलिए एलएम ज्योग्राफी इस 30 डेज एमसीक्यू बैच में आप लोगों के लिए इस प्रकार के प्रश्न लेके आए जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे जा रहे हैं। और आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, चाहे क्लास हो या नहीं हो, क्योंकि
जो है कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे ही क्लास शुरू की नेटवर्क समस्या के कारण क्लास अपलोड नहीं हो पाई, तो हमने मैसेज डाला। जब मैसेज डाला तो विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए। नो डाउट विद्यार्थियों के कमेंट्स हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्यार्थी हमारे बारे में कुछ भी सोचे, विद्यार्थी कुछ भी कहे, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है आप नहीं करवाएंगे पूरा, तो आपको लगता है कि नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे, आपको लगता है कि पूरा करवाएंगे तो पूरा करवाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और भी कह रहा हूं कि आपके कमेंट से, आपके जो है बातों से एक शिक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक का एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना। और शिक्षक जब अपने मार्ग में निकलता है, पढ़ाने के लिए निकलता है, तो वह यह नहीं सोचता है कि सामने एक विद्यार्थी है या हजारों विद्यार्थी है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम है पढ़ाना, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य कि कोई भी एक विद्यार्थी यदि उसने अच्छे से पढ़ लिया, सेलेक्ट हो गया, तो शायद वह भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक लोक सेवक के रूप में समाज की वह सेवा करेगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि विद्यार्थी चाहे एक हो चाहे हजार हो, मेरा पढ़ाना मैं अपने अनुसार एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं और विद्यार्थियों को क्लियर कहता हूं, जिनको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े। लेकिन आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, शायद ही मैं क्लास नहीं देखता, तो मेरा प्रश्न गलत होने की संभावना रहती। और निश्चित रूप से पहले आप जो है अपना टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इन एमसीक्यूज को करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वही आत्मविश्वास आपको सफल बनाएगा, आपके सपनों को पूरा करेगा, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।